नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या नौकरी का सवाल भारत की राजनीति में केंद्रीय मुद्दा बन सकता है? 21वीं सदी के 2 दशकों में यह पहला चुनाव है, बिहार का चुनाव, जब सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश कुमार की जदयू को छोड़ दें तो बाकी सभी दल अलग अलग दावे कर रहे हैं। बेशक इस मुद्दे ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में जगह बनाई थी, लेकिन बिहार चुनाव तक आते आते सरकारी नौकरी मुख्य मुद्दों में से एक हो चुकी है। इसमें भी एक अंतर है। राजद, कांग्रेस और लोजपा एक तरफ सरकारी नौकरी की बात करते हैं, भाजपा रोजगार की बात करती है, स्वरोजगार की। नौकरी बनाम रोजगार की इस धारणा को बिहार के नौजवान साफ साफ समझते हैं। इस मुद्दे को आप 10 लाख या 19 लाख की संख्या के कारण मरा हुआ मुद्दा घोषित ना करें, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव के बाद भी रहेगा, नतीजा जो भी हो। 2017 में जब प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज शुरू हुई थी, कई हफ्तों तक सीरीज चलने के बाद भी सरकारों ने अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि भारत के नौजवानों की जवानी की कहानी अब खत्म हो गई है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस तरह चपेट में ले लिया है कि वे नौकरी की बात करेंगे नहीं। पूरी तरह से यह बात गलत नहीं थी, लेकिन नौकरी मुद्दा नहीं है, यह बात भी सही नहीं है। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है। तेजस्वी ने बड़ी आसानी से सबसे आगे पहल करते हुए एक रेखा भी साफ कर दी। वे कहते हैं कि रोजगार की भी नहीं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ बजट की बात नहीं है, प्रशासन के पुनर्गठन का भी सवाल आ जाता है। सरकार के कितने ही काम शिक्षक करने लगे हैं, जबकि उन कामों के लिए अलग से लोग हो सकते थे। शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान देते, लेकिन एक टीचर की सैलरी में कई सरकारी काम हो रहे हैं, उसी तरह से जैसे बैंक वाले आजकल बीमा बेचते हैं। बीजेपी सरकारी नौकरी की जगह रोजगार पर ज्यादा बात करती है। 2014 से ही वो रोजगार की लाइन पर चलने लगी। इसके लिए 2015 में स्किल इंडिया और मुद्रा लोन योजना लॉन्च की गई। ये दोनों ही राम और श्याम की तरह किस गली में स्कूटर चला रहे हैं आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लैशबैक की गली में जाना होगा। इंडिया स्पेंड के लिए जुलाई 2017 की चैतन्या मल्लापुर की रिपोर्ट देख सकते हैं। स्किल इंडिया के लॉन्च के 2 साल बाद चैतन्या लिख रही हैं कि पहले दावा किया गया कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन 2 साल में ही कौशल विकास मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में 40 करोड़ के लक्ष्य को घटाकर करीब 13 करोड़ कर दिया। 2 सितंबर 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में साहिल मक्कड़ की रिपोर्ट है कि स्किल इंडिया फेल हो गया है। 1 सितंबर 2017 तक सिर्फ 6 लाख युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जा सका है। इन 6 लाख में से मात्र 72,858 युवाओं को ही काम मिला है। अगस्त 2019 की moneycontrol.com की खबर कहती है कि लेबर मार्केट में जो लोग काम कर रहे थे, उनके बीच सर्वे से पता चला कि 62% युवाओं को किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिली है, और जिन्हें औपचारिक ट्रेनिंग मिली भी है उनमें से 33% को ही काम मिला है। एक अंदाजा हो जाता है कि स्वरोजगार देने वाले स्किल इंडिया का 2015 से 2020 के बीच क्या हाल हुआ। 40 करोड़ के हिसाब से हर साल 5.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिलनी थी, और 13 करोड़ के हिसाब से 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिलनी थी। इतनी ट्रेनिंग किसी भी साल किसी को नहीं मिली। यह योजना फेल हो गई। सफल होती तो आज बीजेपी स्किल इंडिया की ट्रेनिंग और नौकरी पाए नौजवानों की पटना में रैली कर देती। नवंबर 2019 में एसोचैम के एक कार्यक्रम में
कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह का बयान है कि स्किल इंडिया के तहत मात्र 90 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। 4 साल में मात्र 90 लाख को ट्रेनिंग, और मंत्री जी के बयान के अनुसार 50% को भी काम नहीं मिला। 30 से 35 लाख युवाओं को ही काम मिला। ट्रेनिंग खराब थी या बाजार में काम नहीं था, कितनी सैलरी थी, इसकी बात नहीं की है मैंने। जाहिर है जिस युवा को प्राइवेट में काम नहीं मिलेगा वो सरकार की तरफ देखेगा। यह और बात है कि सरकार ने युवाओं की तरफ देखना बंद कर दिया। सितंबर 2020 में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि 2017 से 2019-20 तक स्किल इंडिया के लिए जो बजट जारी हुआ वो ठीक ठीक खर्च हुआ। खर्च का प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ट्रेनिंग का नंबर कम है। मैं गणित में कमजोर नहीं होता तो और ठीक से बताता। वैसे भी स्किल इंडिया योजना सफल होती तो सुशील मोदी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे का मजाक नहीं उड़ाते, वो नौबत ही नहीं आती। वे अपना आंकड़ा निकालकर तेजस्वी को घेर लेते। आप स्किल इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहां 2018-19 की सालाना रिपोर्ट है। उसकी कॉपी इतनी खराब है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। एक और फ्लैशबैक, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 15 जुलाई 2016 की। नीतीश कुमार का बयान है कि 2020 तक, जो कि आ गया है, बिहार में 1 करोड़ नौजवानों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या नीतीश कुमार बता सकते हैं कि 1 करोड़ का लक्ष्य था तो कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, कितनों को रोजगार मिला? इस खबर में यह भी लिखा है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को कौशल ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर से करार हुआ है। क्या आपको पता था कि बिहार में स्किल डेवलपमेंट का काम महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर कर रहा है? बिहार के नेता तो सुशांत सिंह राजपूत के बहाने बिहार बनाम महाराष्ट्र करने में लगे थे। केंद्र सरकार की स्किल इंडिया और बिहार सरकार की स्किल इंडिया का क्या हाल है आपने देख लिया। दूसरी तरफ जब प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिलेगा तब नौजवान सरकारी नौकरियों की परीक्षा में लाखों की संख्या में फॉर्म भरेंगे ही। सुशील मोदी और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे का मजाक उड़ा रहे थे तब वे अपना भी मजाक उड़ा रहे थे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा? 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के करीब 12,11,000 कर्मचारी हैं और इन 12,11,000 कर्मचारियों के वेतन मद में हम लगभग 52,734 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब अगर अतिरिक्त 10 लाख लोगों की बहाली हो जाए तो केवल वेतन मद में 1,11,000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि बिहार सरकार बाकी सारे काम बंद कर दें? पुल पुलिया, बिजली का काम, सारे काम बंद हो जाए, कोई विकास का काम नहीं होगा? आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जेलवे से आएगा? पैसा जेलवा से आए या नहीं आए, नीतीश जी को बताना चाहिए कि स्किलवा का क्या हुआ। 2015 में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन योजना लॉन्च हुई। जुलाई 2017 में अमित शाह ने कहा था, बयान है, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, कि मुद्रा लोन से 7 करोड़ से अधिक का स्वरोजगार पैदा हुआ है। इस दावे की तभी मीडिया में कई जगहों पर पोल खोल दी गई थी। 7 करोड़ में से कुछ तो बिहार के भी होंगे, बता दीजिए। किसे पता था कि सुशील मोदी 10 लाख नौकरी का मजाक उड़ा रहे हैं और बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात करने वाली है। रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, आईटी हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1,000 एफपीओ के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे। इनमें से 3 लाख शिक्षक
और 1 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनमें से 10,000 डॉक्टर हैं। आखिर ये 4 लाख नौकरियां अभी तक भरी क्यों नहीं गई? फरवरी 2020 में विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि बिहार में डॉक्टरों के 61% पद खाली हैं। 10,609 स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों के, लेकिन 6,437 पद खाली हैं। यही नहीं, खेती में 10 लाख रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही है। क्या इस कार्यक्रम को देख रहा कोई भी एक्सपर्ट कहीं से बता सकता है कि खेती में 10 लाख रोजगार कैसे पैदा होगा? क्या मनरेगा में दिए गए काम को भी इसमें शामिल किया जाएगा? बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष सफल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला, शहद, मेथा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मखाना और चूड़ा बेचकर बिहार के विकास की बात जमाने से हो रही है। 15 साल से कितने का चूड़ा बिका और मखाना और कितनों को रोजगार मिला, इसका डेटा रखा जाता तो समझ साफ होती। वैसे भी 10 लाख रोजगार देने वाली सप्लाई चेन कितने साल में बनेगी, इसका कोई हिसाब किताब वादे में नहीं है। 2015 से स्वरोजगार को लेकर चल रही बीजेपी को खास कामयाबी नहीं मिली। स्वरोजगार होना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? मुद्रा तो एक इनकम सप्लीमेंट सिस्टम है। वो एक एम्प्लॉयमेंट देने का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब जितना पैसा दिया जाता है मुद्रा लोन्स में, उससे तो एक आदमी की आमदनी भी पूरी नहीं होती है, तो किसी और को कैसे नौकरी देगा? स्वरोजगार का माहौल तब बनता जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत गोदी मीडिया के दावों की तरह होती। वैसी तो है नहीं, अर्थव्यवस्था की हालत है खराब। क्या नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव और बीजेपी के दावे व्यवहारिक हैं? यह सवाल तो है, लेकिन सरकारी नौकरी चुनावी मुद्दे में टॉप पर आ रही है, इसे अनदेखा आप नहीं कर सकते। पिछले साल कॉरपोरेट को 1 लाख करोड़ से अधिक की टैक्स छूट दी गई ताकि वे निवेश करें और रोजगार पैदा हो। उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किया, निवेश भी नहीं हुआ, तो युवा कहां जाएंगे? हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कंपीट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले, राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। आज तक हवाई बातें हुआ करती थी, लेकिन ये हमारा संकल्प है, संकल्प बदलाव का। ये हमारा प्रण है जो कि सच होने वाला है और ये हम करके दिखाएंगे। हम बार बार कहते आए हैं, मैं फिर से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। तेजस्वी यादव का जवाब भले ठोस ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी के सवाल को अब खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले में तेजस्वी ने बढ़त बना ली है। एक ही सूरत में यह कमजोर पड़ेगा जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी और अच्छी नौकरियां मिलेंगी, कच्ची वाली नहीं। नेता को 5 साल की विधायकी चाहिए, पेंशन भी, और कर्मचारी 3 महीने में निकाल दिया जाए। इसे हिंदी में सुधार कहते हैं, अंग्रेजी में रिफॉर्म। इसे सिर्फ दिल्ली के एक्सपर्ट समझकर खुश हो सकते हैं। 2019 में नौकरी के सवाल का मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पकौड़ा बेचने को रोजगार कहा। विपक्ष को लगा कि युवा अब वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री सही साबित हुए, नौजवानों का खूब वोट मिला। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री को 1 साल के भीतर रोजगार के सवाल पर विरोध का सामना करना पड़ा। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। ट्विटर पर 30 से 35 लाख ट्वीट हुए। यूट्यूब पर उनके कार्यक्रम को डिसलाइक किया गया। जगह जगह नौजवानों ने प्रदर्शन किए। क्या यह भारत के नौजवानों का अपमान नहीं है कि उन्हें 4-4 साल तक एक परीक्षा की कैद में रहना पड़ता है? दुनिया के किस देश के नौजवानों को ऐसा सहना पड़ता है और अपनी परीक्षा के रिजल्ट के लिए सड़कों पर आकर थरिया कटोरा पीटना पड़ता है? बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं। हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए।
वी फुलफिल आवर प्रॉमिस। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का अंदाजा तो होगा ही। इसी 13 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के हिसाब से 1993-94 में बिहार के शहरी इलाके में 1000 लोगों में से 71 लोग बेरोजगार थे, लेकिन 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 105 हो गई है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 1993-94 में 1000 लोगों में से 16 लोग बेरोजगार थे, तो 2018-19 में 1000 में से 102 लोग बेरोजगार हो गए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि बिहार के गांवों और शहरों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। कौशल योजना हेडलाइन से आगे नहीं बढ़ पाई। स्किल सेंटरों की रिपोर्टिंग ठीक से हो जाए तो आपको अलग तरह का कौशल दिखेगा, घपले का कौशल। मुमकिन है कुछ ईमानदार प्रयास भी दिख जाएं, मगर रिपोर्टिंग तो हो। दिक्कत है कि युवा सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में अपनी सरकार और दिल्ली की सरकार को देख रहा है, समझ रहा है, बस सरकार नहीं समझना चाहती। रविवार को मुझे कई पत्र आए। दिल्ली कर्मचारी चयन सेवा आयोग ने 2017 में एक परीक्षा के लिए फॉर्म भराए थे। 2 साल बाद जुलाई 2019 में आरंभिक परीक्षा होती है। दूसरे लेवल की परीक्षा नवंबर 2019 में होती है। उसके बाद से 1 साल बीत गया, इनका रिजल्ट नहीं आया। 2017 की परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर 2020 तक नहीं आ सका। एक ऐसी ही परीक्षा का फॉर्म इसी आयोग के तहत 2013 में निकला था। नौकरी सीरीज में कई बार दिखाने के बाद 6 साल बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। आप दर्शकों में से मुझे एक आदमी बता दे कि इन नौजवानों को किस बात की सजा दी जा रही है और यह सजा सही है। क्या आप एक ऐसे विश्वगुरु देश की कल्पना करते हैं जहां 6 साल बाद परीक्षा का रिजल्ट निकलता हो? नमस्कार रेस्पेक्टेड सर, मैं एक डीएसएसबी की वेटिंग कैंडिडेट हूँ और काफ़ी सारे ऐसे ही बहुत सारे वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका सॉल्यूशन डीएसएसबी नहीं निकाल रही है। हमारा वेटिंग पैनल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक्सपायर हुआ था, जिसकी वजह से हमारी वेटिंग लिस्ट आगे नहीं निकल रही है। यूज़र डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते थे और डीएसएसबी उस बात के लिए कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा या वो इन बच्चों को रिजेक्ट कर देगा, आगे उनका फ्यूचर ख़राब करेगा, या उनके हाथ में है जो भी कुछ है। लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। न उन्होंने कोर्ट में रिप्लाई किया, हम केसेस भी कर चुके हैं। अशोक अग्रवाल सोशल जूरिस्ट हैं, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया है। और ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट पोस्ट कोड के हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, डीओई के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और हमारे एमसीडी पीआरटी में भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट आनी है, लेकिन डीएसएसबी उसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट निकालेंगे या नहीं। कोर्ट में कह रहे हैं कि अभी हमारी हायर अथॉरिटीज ने कुछ डिसाइड नहीं किया। इसी तरह 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती निकली थी। डीएसपी, बीडीओ वगैरह बनते हैं। 2 साल बाद 2016 में परीक्षा होती है और इसकी ज्वाइनिंग 2018 में होती है। 4 साल लगे, वो भी धरना प्रदर्शन करने के बाद। कांग्रेस ने 10 लाख या 19 लाख रोजगार के वादे नहीं किए। 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है। बेरोजगारी भत्ते के अलावा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पक्की करने का वादा किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का अन्य राज्यों में परीक्षण हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को परमानेंट करने के वादे लौटने लगे हैं। यह मुद्दा वापस आ रहा है। इसलिए इन मुद्दों को सिर्फ बिहार चुनाव तक और इसके रिजल्ट तक सीमित ना करें। सत्य यह है कि बिहार बदलाव मांगता है। बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है।
बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है, बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है, बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। बिहार के चुनाव में सरकारी नौकरी ने केंद्रीय भूमिका हासिल कर ली है। बिहार में लोग नौकरी शब्द को ठीक से जानते हैं। रोजगार तो मुंबई पुणे जाकर ही कर लेते हैं, उसे भी नौकरी कहते हैं। चिराग पासवान भी नौकरी पर बात करने से नहीं बच सके। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो सभी सरकारी पदों को भरेंगे। और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी कहां कोई देता है, कौन से देश में ये परंपरा है कि वहां पे सरकारी नौकरी दी जाए? भाई क्यों नहीं है? आप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के। आज अगर हम लोग रोजगार की अगर अपेक्षा रखेंगे तो आपसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते। मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। अभी यह मुद्दा आधा अधूरा है, लेकिन आकार ग्रहण कर रहा है। सरकारी नौकरी हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की हो, इस नाम पर कई राज्यों में युवा ठगे गए हैं। 2-3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से बाहर कर दिए गए। एक बात है, जिस तरह से 2019 में बीजेपी सरकारी रोजगार के सवाल पर दबाव में नहीं आई और सफल भी रही, लेकिन 1 साल बाद वही बीजेपी नौकरी के मुद्दे पर दबाव में आ गई। बिहार में 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रही है। यह और बात है कि नीतीश कुमार रोजगार के सवाल पर दबाव में नहीं आए हैं। उन्होंने 7 निश्चय का कार्यक्रम पेश किया है, जिसमें ऐसा कोई दावा नहीं है कि 5 लोगों को भी सरकारी नौकरी देंगे। अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। फिर बीजेपी अपने 19 लाख रोजगार की योजना को बगैर मुख्यमंत्री के कैसे लागू करेगी? 4 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती बगैर नीतीश कुमार के कैसे पूरी करेगी? नीतीश कुमार के 7 निश्चय में एक निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्मार्ट सिटी की योजना का भी कोई रिजल्ट लगता है नहीं आया है, तभी यह वादा अब हो रहा है। पटना भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है, सबसे गंदा शहर है। ये 7 निश्चय बिहार के बुनियादी ढांचे को और ठीक से खड़ा करने का है। बिहार में 89% लोग गांवों में रहते हैं, तो गांवों की संपर्कता, गांवों में कचरा से लेकर के अन्य चीज को इकट्ठा करने की पड़ेगी। गांव शहर बन जाए, शहर तो है ही, तो गांव और शहर का स्वरूप एक ढंग का हो जाएगा। इसके लिए ही 7 निश्चय है कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ठीक करें। हो सकता है कि रोजगार के नाम पर मैनिफेस्टो का पन्ना भरा जा रहा हो, लेकिन यह मुद्दा नेताओं के दरवाजे पर आता रहेगा। भले ही राजनीतिक दलों को लगता हो कि भारत का युवा अब सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के चंगुल से कभी नहीं निकलेगा, उसकी बौद्धिक गुलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई हो। भले इस मुद्दे का बिहार के चुनावों पर कोई असर ना पड़े, लेकिन याद रखिएगा यह मुद्दा आएगा और सरकारी नौकरी के मुद्दे से अब बचना मुश्किल है। अब तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, मगर बहालियाँ नहीं निकल रहा, नौकरी क्या रोडे पे छिट्टा लेके घूरेंगे। अच्छा, तो क्या बहाली नहीं निकल रही है? कहाँ निकल रही, वो तो आप भी देख रहे हैं ना। ये लोग चाहते हैं बेरोजगारी बरकरार रहे और झांसा दे दे करके हुकूमत करें। ये सब अभी क्या कर रहे हो? हम तो अभी ग्रेजुएशन किए हैं, ऐसे बेरोजगारी घूम रहे हैं, क्या करेंगे, है ही नहीं। आप कौन सी क्लास में? हम बीएससी कर चुके हैं। जो कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है? कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती है। पता नहीं जब नीतीश कुमार के सरकार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल। शिक्षा के नाम पर एकदम खत्म है सरकार। तो किसी चीज का फॉर्म भरे हो अभी तक? अभी तक बस रेलवे का भरे, अगले बार मतलब मार्च में। अभी तक 2 साल लगभग होने चला है, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं है? नहीं, मरो अपना भाग से जियो, अपना भाग से। इसलिए रोजगार के सवाल को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है। यह सवाल 10 नवंबर को खत्म नहीं होने वाला है। रोजगार का सवाल अब हर जगह पीछा करेगा, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी। जैसे रोजगार का सवाल
17 सितंबर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने के बाद खत्म नहीं हुआ था, बिहार में आ गया। बाकी ब्रेक के बाद। हमारे सहयोगी रविश रंजन बिहार की चुनावी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। एक ऐसे गांव में गए, धरहरा, जिसे देश के सामने एक मॉडल के रूप में पेश किया गया। खूब सारे वृक्षारोपण हुए, लेकिन उस मॉडल के पीछे वहां के जनजीवन की क्या हकीकत है, उसमें क्या बदलाव आया है, रविश बताना चाहते हैं। भागलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर ये है एक आदर्श गांव धरहरा है। पूरा गांव फलदार वृक्षों से हरा भरा है। गांव के किसी भी कोने में जाएंगे तो पेड़ और झाड़ियों के बीच छिपे इस तरह के नीतीश कुमार के वृक्षारोपण के शिलापट आपको मिल ही जाएंगे। गांव की ही रहने वाली लवी कुमारी हमें वो 10 पौधे दिखाने ले जा रही हैं जो उनके जन्म के बाद नीतीश कुमार और उनके पिता ने लगाए थे। लवी कुमारी की उम्र 13 साल है और इस आम के पेड़ की उम्र 10 साल। 3 साल छोटा पौधा अब पेड़ बन चुका है और इसी पेड़ के आम को लवी कुमारी अपने कई रिश्तेदारों को भेजती हैं। डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने वाली लवी को सुनिए। अभी कोरोना वायरस है तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को, अपने मतलब किसी भी इंसान को, नागरिक को बचा रहे हैं। उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ इंस्पायर होकर कि मैं भी बनूँ डॉक्टर, ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो मैं भी किसी को बचा सकूँ। लवी कुमारी के बाद हमने रानी कुमारी के घर का रुख किया। बहुत खोजने पर 2010 में नीतीश कुमार द्वारा किए गए पौधारोपण से जुड़ा ये शिलापट मिला। ये देखिए भैया, पेड़ भी खत्म हो गया, बच्ची गई और वो पौधा भी। लेकिन इस घर की त्रासदी ये रही कि रानी कुमारी की डायरिया से मौत हो गई। प्राइवेट अस्पताल में कराए गए उसके इलाज के पैसों का सूद अभी तक उसके गरीब माता पिता भर रहे हैं। जिस इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ना तो उन्हें पैसे मिले और ना ही कोई मदद। रानी कुमारी का मन खराब था, अजय कुमार के यहाँ पहले ले गए थे, माँ पर दिखाए, माँ से ठीक हो गया था। 30,000 रुपया माँ खर्चा किए थे। अच्छा, माँ खर्चा किए थे तो वो सूद वाला मांगबे न करेगा सूद, तो वहीं से हम 35,000 उठा करके लोन बस तोड़ दिए कर्जा, कमा कमा के कर्जा देते हैं। अभी कोई चीज नहीं दिया, बोला कि इंदिरा आवास भी दे देंगे। मेरा घर देखिए टूटा फूटा सा है, मैं हम लोग को इंदिरा आवास भी नहीं दिया, कोई तरह का कोई खोज खबर नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार गांव में 2010 से 2014 तक 4 बार आए। यहाँ लड़कियों के लिए 10वीं तक सरकारी स्कूल है। गांव की सड़कें पक्की बनी हैं, पानी की टंकी भी लगी है और गांव वाले मानते हैं कि यहाँ काफी काम भी हुआ। लेकिन अब उनकी शिकायत है कि जब से नीतीश कुमार ने आना बंद किया है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। गांव के विकास के काम भी रुक से गए हैं। तो नीतीश कुमार से खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो खुशी है। लालू यादव से तो खुशी है। अच्छा, उसके बनिस्बत ठीक है, लेकिन इनके राज में अफसरशाही बढ़ा हुआ है। जी हाँ, अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि मेरे प्रखंड में भी कहीं भी जा सकते हैं, बिना घूस का किसी विभाग में पैसा दिए काम नहीं होगा। नल जल लगाया हुआ है, उसका हम ऑपरेटर हैं। पानी यहाँ चलता है, लेकिन पानी आयरन युक्त है। आयरन युक्त है। फिल्टर भी लगाया गया, लेकिन एक ही रास्ता में फिर पानी गंदा हो जाता है और उसके बाद फिल्टर सही रूप से चलता नहीं है, जिसके कारण पानी बाधित रहता है। सही लोग पीता न है, बाहर से लाके पीता है। कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री को दिया गया था उस समय, क्या हम लोग कैसे जी रहे हैं? ये तो बाबू लोग का है खुला खाला जो हम लोग, लेकिन हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है निकास। अब रास्ता है, हरिजन टोला है, सरकारी रास्ता है। हाँ, सरकारी रास्ता है, लेकिन कहीं कोई
नहीं सुन रहा है 5 साल से। यहाँ पर अस्पताल की जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है। मैंने कई दफ़ा अस्पताल का पोल खोल किया, दिखाया कि परेशान है और सरकारी अस्पताल में जो है निजी क्लिनिक से दवाई मंगवाया जा रहा है, उसके बाद उनका उपचार होता है और डॉक्टर साहब से कहिए तो वो उलझ जाएंगे, वो पदाधिकारी से पैरवी करवाएंगे, आपके ऊपर उल्टे FIR करवाएंगे। खैर, राजनीतिक बातों से इतर अच्छी बात यह है कि आदर्श गांव धरहरा में 10 साल तक के बच्चों में 526 लड़कियां हैं और 235 लड़के। गांव की लड़कियों का अनुपात बढ़ने और हर लड़की के जन्म पर 10 फलदार पौधे लगाने की वजह से आम, पपीता और केला की पैदावार भी बढ़ी है। गांव काफी संपन्न हुआ है। ये बिहार का अंगिका क्षेत्र है और अंगिका में एक गीत गाया जाता है कि बिटिया जन्म में पेड़ लगाभो, संग संग लाभो पायो नी। तो इस गांव और परंपरा के नाम पर बिहार सरकार ने अपना नाम तो चमकाया, लेकिन ना तो इस गांव को और ना ही इसके पर्यावरण मॉडल को आगे बढ़ाया। भागलपुर से मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।